हेलो दोस्तों, मैं क़मर अब्बास आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, वेस्ट बंगाल टीजीटी में शामिल निसाब क़िस्सा आज़ाद बख्त बागो बहार से आज इसी से मुताल्लिक़ बात किया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या है मीर अमन का तारुफ़ और साथ साथ जो क़िस्सा आज़ाद बख्त है, जो आज़ाद बख्त का किस्सा है उसका ख़ुलासा, साथ साथ जो बागो बहार में जितने भी किरदार हैं और उनका अहम अहम क्या रोल है और उनकी पहचान किस तरीके से होती है, जो कि हर इम्तिहानात में पूछे जाने की उम्मीद रहती है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या है कि विस्तार से डिटेल के साथ वजाहत के साथ बात करेंगे। जिन लोगों ने क्या है कि जो वेस्ट बंगाल टीजीटी पीजीटी का क्लास अभी प्लेलिस्ट से नहीं देखा है वो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकता है, जिसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। और उसमें 3 कैप प्रैक्टिस सेट भी अपलोड कर दिए गए हैं। इंशाल्लाह क्या है कि जैसे ही ये क्लास ख़त्म होगा फिर उसके बाद से क्या है हम डेली ब डेली क्या है कि प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सवालात हल करने की कोशिश करेंगे, जो कि हम लोगों के इम्तिहान में बहुत ही मुफीद साबित होगा। चलिए मीर अमन के बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद क्या है कि बागो बहार के सिलसिले में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर मीर अमन की बात किया जाए, जैसा कि प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर में भी देखा गया था कि मीर अमन का क्या है कि नाम पूछा गया था। क्या पूछा गया था? मीर अमन का नाम पूछा गया था। तो मीर अमन क्या है कि इनका असल नाम मीर अमन है। देखिए दोस्तों, जब मैंने राजस्थान का एक सॉल्व क्वेश्चन देखा तो उसमें मीर अमन का मीर अमान नाम लिखा हुआ था। क्या था? मीर अमान। यानी क्या है कि मीर अमान, मीर अमन भी मिलता है, मीर अमान भी मिलता है। तो इस तरीके से क्या है मुख्तलिफ़ जगह मुख्तलिफ़ नाम मिलते हैं। तो यहाँ के उनका असल नाम क्या था? मीर अमान था। और तखल्लुस क्या करते थे? ये लुत्फ़ तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। तज़किरा तबक़ातुश शोराए हिंद में करीमुद्दीन ने, अब देखिए दोस्तों क्या है, तज़किरा तबक़ाए शोराए हिंद किसकी तसनीफ़ है? ये करीमुद्दीन की तसनीफ़ है। किसकी तसनीफ़ है? करीमुद्दीन की तसनीफ़ क्या है? तज़किरा तबक़ाते शोराए हिंद। इसमें इन्होंने क्या है कि मीर अमन का जो असल नाम बताया है वह मीर अमन बताया, और तखल्लुस जो इनका बताया वह क्या है? अमान बताया है। किसने? करीमुद्दीन ने तज़किरा तबक़ातुश शोरा में मीर अमन का असल नाम क्या है? मीर अमन बताया है, और तखल्लुस क्या बताया है? अमान बताया है। मीर अमन 1732 में दिल्ली में पैदा हुए। अब देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी में 1750 दिया हुआ है, 1750 दिया हुआ है, और कहीं कहीं 1748 भी मिलता है, 1748 भी मिलता है। किसकी पैदाइश? मीर अमन देहलवी की पैदाइश। लेकिन कहाँ पे पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए, इस बात पर सभी लोग मुत्तफिक हैं। लेकिन क्या है कि इनको डेट ऑफ बर्थ लेकर अलग अलग किताबों में अलग अलग डेट ऑफ बर्थ मिलती है। तो यहाँ पे जो 1732 मेंशन किया गया है, लेकिन एनसीईआरटी वाला भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 1750 और 1748 ये दोनों क्या है एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक, मीर अमन की पैदाइश क्या है? 1732 में दिल्ली में पैदा हुए, और इनका इंतकाल क्या है? 1808 में हुआ, और कहीं कहीं 1837 भी मिलता है। 1808 में कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पे इनका इंतकाल हुआ है? कलकत्ता में इनका इंतकाल हुआ है। 1732 दिल्ली में पैदा हुए और कलकत्ता में 1808 में इनका इंतकाल हुआ है। मीर अमन दिल्ली के रहने वाले थे। ये बहुत बार इम्तिहान में पूछा जा चुका है कि मीर अमन कहाँ के रहने वाले थे। तो कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली के रहने वाले थे। मीर अमन कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली के रहने वाले थे। ठीक, मीर अमन 1761 में दिल्ली से अज़ीमाबाद गए थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है कि मीर अमन हिजरत करके या सफ़र करके क्या है कि किस सन में अज़ीमाबाद गए थे दिल्ली से। तो वह क्या है कि 1761 हिजरी में क्या है कि दिल्ली से अज़ीमाबाद गए थे। मीर अमन अज़ीमाबाद से कलकत्ता जाकर, पहले क्या है दिल्ली से अज़ीमाबाद गया 1761 हिजरी में, 1761 ईस्वी में। फिर उसके बाद क्या है कि अज़ीमाबाद से कलकत्ता जाकर नवाब दिलावर जंग के छोटे भाई मीर मोहम्मद कासिम ख़ान की अतालीक़ में मुकर्रर हुए। यानी क्या है कि कलकत्ता के नवाब दिलावर जंग के छोटे भाई मीर मोहम्मद कासिम ख़ान के उस्ताद मुकर्रर हुए, अतालीक़ मुकर्रर हुए। ठीक, कहाँ से? अज़ीमाबाद से, जब कलकत्ता गए थे। जॉन गिलक्रिस्ट तक मीर अमन की रसाई बहादुर अली हुसैनी के वसीले से होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बार बार इम्तिहान में पूछा जाता है कि मीर अमन की रसाई फोर्ट विलियम कॉलेज में या जॉन गिलक्रिस्ट से किसकी मदद से होती है। तो वह कौन है?
बहादुर अली हुसैनी है। नाम याद रखिएगा कि जान गिलक्रिस्ट तक मीर अमन की रसाई किसके वसीले से होती है? बहादुर अली हुसैनी के ज़रिए क्या है कि ये जान गिलक्रिस्ट की रसाई होती है। 4 मई 1801 को फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी शोबा में 1800 ईस्वी में क्या है कि फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम हुआ और 1801 में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी शोबा में 40 रुपये महीने पर बहैसियत मुंशी मीर अमन का तकर्रुर हुआ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है, 1801 में 40 रुपये महीने पर मीर अमन का जो तकर्रुर हुआ है वह बहैसियत मुंशी हुआ है। क्या है? बहैसियत मुंशी हुआ है क्या है? कॉलेज के हिंदुस्तानी शोबे में। कहाँ पे? हिंदुस्तानी शोबे में। कितने रुपये महीने? 40 रुपये महीने बहैसियत मुंशी क्या है? मीर अमन का तकर्रुर 1801 ईस्वी में हुआ है। फिर उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है कि मीर अमन 5 साल मुलाजमत करने के बाद 4 जून 1806 को सुबुकदोश हो जाते हैं। जब क्या है कि हिंदुस्तानी शोबे में 1801 में क्या है कि इनका तकर्रुर हुआ था, तो उसके 5 साल के बाद ये क्या है कि रिटायर हो जाते हैं 4 जून 1806 ईस्वी में। क्या है? 4 जून 1806 ईस्वी में ये फोर्ट विलियम कॉलेज से क्या है? रिटायर हो जाते हैं। किस सन में? 1806 ईस्वी में। मीर अमन ने 2 किताबें तहरीर की और यह दोनों किताबें उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की मुलाजमत के दौरान ही तहरीर की थी। दोस्तों जब ये फोर्ट विलियम कॉलेज में क्या है कि ज़ेर मुलाजमत थे, तो उस वक्त क्या है कि 2 किताबें इन्होंने तहरीर की थी और दोनों किताबों को क्या है कि इन्होंने जान गिलक्रिस्ट की फरमाइश पे लिखी थी। वह पहली किताबें कौन सी है? बागो बहार, जो कि क्या है कि जदीद उर्दू नस्र का सबसे बुलंद, सबसे अच्छी और सबसे पहली किताब भी मानी जाती है। क्या? जदीद उर्दू नस्र की। और फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब क्या है कि बागो बहारी को तस्लीम किया जाता है, जो कि कब लिखी है उन्होंने? 1803 ईस्वी में लिखी है। 1803 ईस्वी में लिखी है। दूसरी जो किताब है इनकी, जो दूसरी तसनीफ़ है उसका नाम क्या है? गंज खूबी है। क्या है? दूसरी तसनीफ़ का नाम गंज खूबी है। ठीक, पहली तसनीफ़ बागो बहार, दूसरी क्या है? गंज खूबी। ये दोनों किताबें मीर अमन ने फोर्ट विलियम कॉलेज में रहकर ही क्या है? तसनीफ़ किया था। मीर अमन बागो बहार के अलावा गंज खूबी भी गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर फोर्ट विलियम कॉलेज में तहरीर किया था। ये दोनों किताबें क्या है? वो चाहे वह बागो बहार हो चाहे वह गंज खूबी हो, दोनों क्या है? जान गिलक्रिस्ट की फरमाइश पे फोर्ट विलियम कॉलेज में रहकर तसनीफ़ किया। ठीक, फिर उसके बाद दोस्तों आगे बताया जा रहा है कि रशीद हसन खान के कौल के मुताबिक बागो बहार जदीद उर्दू नस्र का सहीफ़े अव्वल है। पूछा यह जा सकता है कि जदीद उर्दू नस्र का सहीफ़ा अव्वल है किसका कौल है? यह किसका है? रशीद हसन खान का है। किसका है? रशीद हसन खान का है। ठीक, जिसे फोर्ट विलियम कॉलेज में जान गिलक्रिस्ट की निगरानी में लिखा गया था। किसने कहा? यह रशीद हसन खान ने कहा है। बागो बहार मीर अमन की तबाज़ाद तसनीफ़ नहीं है। बागो बहार क्या है? मीर अमन की तबाज़ाद तसनीफ़ नहीं है, बल्कि ये अता हुसैन ख़ान तहसीन की नौ तर्ज़ मुरस्सा 1875 से माखूज़ है, जो फ़ारसी क़िस्सा चहार दुर्वेश का आज़ाद तर्जुमा है। अब देखिए दोस्तों, पिछले आप प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन देखे होंगे आप लोग, तो उसमें क्या है कि बागो बहार किसका तर्जुमा है? तो वहाँ पे क्या है? चहार दुर्वेश का है। लेकिन दोस्तों क्या है कि चहार दुर्वेश ये बहुत पहले की तसनीफ़ है। इसका चहार दुर्वेश का क्या है कि तर्जुमा अता हुसैन ख़ान तहसीन ने नौ तर्ज़ मुरस्सा के नाम से किया था। किस सन में? 1775 ईस्वी में। किसमें? 1775 ईस्वी में। फिर उसके बाद क्या है कि इसका तर्जुमा क्या है? जदीद उर्दू नस्र के रूप में बागो बहार के नाम से मीर अमन ने किया था। तो इसी वजह से कहा जा रहा है यहाँ पे कि ये तबाज़ाद तसनीफ़ नहीं है। तबाज़ाद तसनीफ़ नहीं है, ये मीर अमन की ख़ुद के ज़रिए लिखी हुई तबाज़ाद तसनीफ़ नहीं है। लेकिन क्या है कि ये माखूज़ है किससे? नौ तर्ज़ मुरस्सा से। माखूज़ है किससे? नौ तर्ज़ मुरस्सा से। लेकिन आज़ाद तर्जुमा है किसका? चहार दुर्वेश का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है कि क्या है? माखूज़ किससे? नौ तर्ज़ मुरस्सा से। तर्जुमा किसका है? किससे? चहार दुर्वेश का आज़ाद तर्जुमा है। ठीक,
फिर उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है कि मीर अमन ने बाग़ बहार को 1801 ईस्वी में लिखना शुरू किया था, 1802 में मुकम्मल किया था। 1802 में मुकम्मल किया था। कब से लिखना शुरू किया था? 1801 में मीर अमन ने बाग़ बहार को लिखना शुरू किया और 1802 में इसको क्या है, मुकम्मल किया था। मीर अमन ने जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पे किस्सा चार दुर्वेश को आम बोल चाल की ज़बान में लिखा था। किस्सा चार दुर्वेश को क्या है कि आम बोल चाल की ज़बान पे जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पे क्या है, मीर अमन ने बाग़ बहार तसनीफ़ किया था। जैसा कि मीर अमन ने ख़ुद ही लिखा है कि मवाक़िफ़े हुक्म हुज़ूर के मैंने भी इस मुहावरे से लिखना शुरू किया जैसे कोई बातें कर रहा हो। यानी क्या कि ये आज़ाद तर्जुमा है और क्या है कि आसान उर्दू और जदीद उर्दू नस्र में इसका शुमार किया जाता है। और ये जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पे इन्होंने क्या है कि किस्से चार दुर्वेश का क्या है कि आम बोलचाल की ज़बान में तर्जुमा किया था। उसकी दलील यही है कि क्या है कि बाग़ बहार के शुरुआत में जब आप पढ़ेंगे तो मवाक़िफ़े हुक्म हुज़ूर के मैंने भी इस मुहावरे से लिखना शुरू किया जैसे कोई बातें कर रहा हो, ये फ़िक्रा मिलता है। ठीक, इस तरीके से सवाल भी बहुत बार बन चुका है कि मुआफ़िक़े हुक्म हुज़ूर के मैंने भी इस मुहावरे से लिखना शुरू किया जैसे कोई बातें करता हो। तो नीचे ऑप्शन दे देगा कि मीर अमन ने कहा है, गालिब ने कहा है, या इकबाल ने कहा, या ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा है। तो मीर अमन और गालिब में कंफ्यूज होने लगता है कि गालिब ने भी क्या है कि अपने खतूत की खुसूसियात में से एक खुसूसियत बताई है कि जैसे आपस में लोग बैठकर बातें करते हों। ठीक, उसमें भी मुहावरे का इस्तेमाल किया गया। उसमें क्या है, बिल्कुल सादा आम फाल, बगैर कोई तकल्लुफ़ के, बगैर किसी लक़ब के, बगैर किसी खिताब के, बस जैसे ऐसे बातें करते हैं जैसे लोग क्या आमने सामने बैठकर बातें किया करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद दोस्तों आगे बताया जा रहा है कि मीर अमन की इस तसनीफ़ का नाम बाग़ बहार तारीख़ी है। बाग़ बहार तारीख़ी है जिससे हिजरी सन 1217 निकलता है। जब इसके अबजद हुवज़ निकालेंगे आप लोग क्या है कि बाग़ बहार का, तो क्या है कि इससे हिजरी सन 1217 निकलेगा। कितना निकलेगा? 1217 निकलेगा। तो ये क्या है, एक तारीख़ी नाम है। बाग़ बहार क्या है, एक तारीख़ी नाम है जो उसके हिजरी सन निकलता है जिस सन में वह लिखी गई है। बाग़ बहार की अशात मुकम्मल किताब की सूरत में 1804 में हुई थी। किस सन में हुई थी? 1804 में बाग़ बहार मुकम्मल अशात क्या है, किताब की सूरत में क्या कब हुई थी? 1804 ईस्वी में। क्यों? क्योंकि बाग़ बहार के कुछ हिस्सों को जॉन गिलक्रिस्ट ने क्या है कि पहले उसको छपवा दिया था, लेकिन क्या है किताबी सूरत में 1804 ईस्वी में क्या है कि ये एक अशात मुकम्मल किताब की सूरत में हुई थी। ठीक, फिर उसके बाद दोस्तों क्या है कि फोर्ट विलियम कॉलेज को काउंसिल ने बाग़ बहार को इनाम के लिए 31 अगस्त 1802 को मुंतखब किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज काउंसिल ने बाग़ बहार को इनाम के लिए, किसके लिए? इनाम के लिए किसको? बाग़ बहार को 31 अगस्त 1802 को मुंतखब किया था कि इस पे क्या है कि इनाम मिलेगा। तो फोर्ट विलियम कॉलेज काउंसिल ने क्या है कि एक डेट मुंतखब किया कि 31 अगस्त 1802, इसी डेट को क्या इनाम दिया गया। फिर उसके बाद दोस्तों क्या है कि मीर अमन को बाग़ बहार पर कॉलेज काउंसिल की तरफ से बतौर इनाम 500 रुपये मिले थे। बतौर इनाम कितने मिले थे? 500 रुपये मिले थे। फिर उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है कि बाग़ बहार के आखिर में गिलक्रिस्ट का लिखा हुआ एक नातमाम पेशकश है। ये भी क्या है, इम्तिहान में पूछा जा चुका है कि बाग़ बहार के आखिर में किसका लिखा हुआ पेशलफ्ज़ शामिल है। तो वह किसका है? जॉन गिलक्रिस्ट का, जो कि नातमाम है। क्या बाग़ बहार के आखिर में किसका? गिलक्रिस्ट का लिखा हुआ एक नातमाम पेशे लफ्ज़ है। ठीक, बाग़ बहार को गिलक्रिस्ट ने उर्दू ज़बान के लिए बेशबहा इजाफ़ा करार दिया। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है कि बाग़ बहार को उर्दू ज़बान के लिए बेशबहा इजाफ़ा किसने करार दिया है? तो वह जॉन गिलक्रिस्ट है। ठीक, तो जॉन गिलक्रिस्ट ने बाग़ बहार को उर्दू ज़बान के लिए क्या कहा है? बेशबहा इजाफ़ा करार दिया है। मीर अमन की ज़िंदगी में ही बाग़ बहार का तर्जुमा उर्दू ज़बान में हो गया था। अभी मीर अमन ज़िंदा ही थे तो उनके ज़िंदगी में ही क्या है, मीर अमन की ज़िंदगी में ही क्या है कि बाग़ बहार का अंग्रेज़ी तर्जुमा का तर्जुमा उर्दू में हो गया था। मीर अमन की ज़िंदगी में ही बाग़ बहार का तर्जुमा उर्दू में हो गया था।
ठीक है दोस्तों, क्या है कि मीर अमन की ज़िंदगी में ही बागो बहार का तर्जुमा क्या है, उर्दू, यहाँ पे उर्दू नहीं रहेगा, सॉरी, क्या है, अंग्रेज़ी है, क्या है, अंग्रेज़ी में हो चुका था, क्या है, अंग्रेज़ी में हो चुका था। ठीक, तो मीर अमन की ज़िंदगी में क्या है, बागो बहार का तर्जुमा अंग्रेज़ी में हो गया था। सैयद अब्दुल्ला के मुताबिक बागो बहार उर्दू नस्र की पहली ज़िंदा किताब करार पाई है। किसके मुताबिक है ये? सैयद अब्दुल्ला के मुताबिक क्या है कि बागो बहार उर्दू नस्र की पहली ज़िंदा किताब करार पाई है। किसने कहा ये? अब सैयद अब्दुल्ला ने। ठीक, बागो बहार में दिल्ली की मुआशरत पेश की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है कि बागो बहार में किस शहर की मुआशरत, किस शहर के तहज़ीब व तमद्दुन के बारे में बताया गया है, तो वह क्या है कि दिल्ली का। किसका? दिल्ली का। ठीक, सैयद एहतशाम हुसैन के मुताबिक मीर अमन की बागो बहार उन तसनीफ़ात में से है जो एक बार पैदा होकर फिर नहीं मरती हैं। ये किसने कहा है? सैयद एहतशाम हुसैन ने कहा है। उन्होंने ये कहा है कि मीर अमन की बागो बहार उन तसनीफ़ात में से है जो एक बार अगर जन्म लेती हैं तो दोबारा उनको मौत नहीं आती, एक बार पैदा होकर दोबारा नहीं मरती हैं। कहने वाला कौन है? ये सैयद एहतशाम हुसैन है। कौन है? सैयद एहतशाम हुसैन, इन्होंने ये कहा है। ठीक, अब यहाँ से दोस्तों क्या है कि बागो बहार के जो अहम अहम किरदार हैं उसके ऊपर और साथ साथ जो क़िस्सा आज़ाद बख्त का है वह आप लोग ध्यान से मेरी बातों को भी सुनिएगा। मैं क्या है कि बातों के ज़रिए क्या है टोटल क़िस्सा आज़ाद बख्त का खुलासा अपनी ज़बान में आप लोगों को बता दूँगा। ठीक, मीर अमन की दास्तान बागो बहार। और दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि जिस तरीके से क्या है कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने, रशीद हसन खान ने ये कहा है कि बागो बहार क्या 1804 में क्या है हुई है, 4 में क्या है कि मुकम्मल शक्ल अख्तियार किया किताब के रूप में। कहीं कहीं क्या है 1803 भी मिलता है। कितना है? 1803 ईस्वी भी मिलता है। तो किताबी शक्ल में कि कब आई? 1803 ईस्वी में, 1803 ईस्वी में। ठीक, तो ये दोनों डेट आप लोग याद रखिएगा, दोनों डेट आप लोग याद रखिएगा। 1804 भी मिलता है और 1803 भी मिलता है। ठीक, मीर अमन की दास्तान बागो बहार के किरदार और उनकी पहचान। टोटल मीर अमन की जो किताब बागो बहार है इसमें टोटल क्या है कि 5 लोगों का किस्सा है। कितने लोगों का किस्सा है? 5 लोगों का किस्सा है, जो कि क्या है कि अहम किस्सा। नहीं तो ज़ैली किस्से तो बहुत हैं, जैसे कि ख्वाजा सरपरस्त के भाइयों का किस्सा देखा जाए तो वह भी है, लेकिन जो अहम टोटल कितने किस्से हैं? 5 किस्से हैं। 4 दुर्वेश के और 1 आज़ाद बख्त के। 4 दुर्वेश के और 1 आज़ाद बख्त के। पूछा इस तरीके से जाता है कि बागो बहार में कितने दुर्वेशों का तस्करा है? 4 दुर्वेशों का तस्करा है। अगर पूछा ये जाएगा कि बागो बहार में कितने लोगों का किस्सा है, तो 4 लोगों का किस्सा है। 4 दुर्वेश का और 4 दुर्वेश का और 1 आज़ाद बख्त का। आज़ाद बख्त रूम का बादशाह है। रूम का बादशाह ये क्या है? प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि आज़ाद बख्त कहाँ का रहने वाला था, तो क्या था? रूम का बादशाह है। आज़ाद बख्त कहाँ का है? रूम का बादशाह है, जिसका पायतख्त कुस्तुनतुनिया, जिसको इस्तांबुल कहते हैं, था। इसका पायतख्त का क्या था? कुस्तुनतुनिया था। आज़ाद बख्त कहाँ का रहने वाला है? रूम का रहने वाला। और इसका पायतख्त क्या है? कुस्तुनतुनिया है, जिसको इस्तांबुल कहते हैं। ठीक, आज़ाद बख्त के वज़ीर का नाम खिरदमंद है। क्या है? आज़ाद बख्त के वज़ीर का नाम क्या है? खिरदमंद है। अब दोस्तों जब क़िस्से आज़ाद बख्त आप पढ़ेंगे तो उससे आप लोगों को ये पता चलेगा कि खिरदमंद ही को क्या है कि अपने वज़ीर को ही क्या है कि उसने कत्ल करने का हुक्म दिया था। किसमें? क़िस्से आज़ाद बख्त में। किस्से आज़ाद बख्त में। फिर उसके बाद क्या है कि वो इसी आज़ाद बख्त के किस्से में ही क्या है ख्वाजा सरपरस्त का किस्सा शामिल है। किस किस्से में ख्वाजा सरपरस्त का किस्सा शामिल है? आज़ाद बख्त के किस्से में। किसमें? आज़ाद बख्त के किस्से में। और आज़ाद बख्त क्या है कि वो किसको सुनाता है? उन 4 दुर्वेशों को अपनी कहानी सुनाता है। एक इम्पोर्टेंट नुकात यहाँ से ये बन सकता है कि क्या है कि आज़ाद बख्त अपनी कहानी दुर्वेशों को कहाँ सुनाता है? कहाँ सुनाता है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। कभी माइंड नहीं जाता। बार बार हम दुर्वेशों को सुनते हैं, कब्रिस्तान में एक दूसरों को सुनाते हैं, लेकिन आज़ाद बख्त क्या है कि उन 2 दुर्वेश का तो कब्रिस्तान में सुन ही लेता है। फिर उसके बाद वह सुबह होते ही वह अपने क्या है मकान पे अपने महल में वापस आ जाता है, और वापस आने के बाद उन 4 दुर्वेशों को बुलावा भेजता है, और बुलाकर आते हैं तो वह 4 दुर्वेशों को से अपना किस्सा पहले तो 2 दुर्वेश का सुन ही लेता है, फिर तीसरे और चौथे दुर्वेश का सुनने के लिए कहता
कहता है, लेकिन वह दो दुर्वेश क्या है कि खौफज़दा रहते हैं, डरते हैं, क्या है कि गोया नहीं होते। फिर उसके बाद आज़ाद बख्त अपना किस्सा सुनाना शुरू करता है। ये भी क्या है कि सवाल में आ चुका है प्रीवियस ईयर में नहीं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, कि आज़ाद बख्त का किस्सा कितने दुर्वेशों के किस्से के बाद है। आज़ाद बख्त का किस्सा कितने दुर्वेशों के किस्से के बाद है। तो वह दो दुर्वेशों के किस्से के बाद क्या है, तीसरा जो किस्सा है वह क्या है, आज़ाद बख्त का है, जिसमें वो अपनी रूदाद सुनाता है। अभी बातों बातों में ही पूरी की पूरे इंशाल्लाह क्या खुलासा आप लोगों का क्या है, किस्सा आज़ाद बख्त का सुना देंगे, ठीक, जितना कि इम्पोर्टेंट है। तो आज़ाद बख्त का के वज़ीर का नाम क्या है, खैरतमंद है, ठीक। पहला दुर्वेश यमन के मलिकुत्तेजार सौदागर ख्वाजा अहमद का बेटा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि पहला दुर्वेश कहाँ का सौदागर है, कहाँ का रहने वाला है, तो वह यमन का रहने वाला है। कहाँ का रहने वाला है, यमन का रहने वाला है, ठीक। और वह एक सौदागर का बेटा जिसका नाम क्या है, ख्वाजा अहमद अब्बास है। पहला दुर्वेश किसका बेटा है, ख्वाजा अहमद अब्बास का बेटा है, ख्वाजा अहमद का बेटा है, जो यमन के मलिकुत्तेजार सौदागर है, ठीक। और जिसका नाम ख्वाजा अहमद है, इसी का बेटा क्या है, पहला दुर्वेश है। पहले दुर्वेश की शादी क्या है कि दमिश्क की शहजादी से होती है। किससे शादी होती है, दमिश्क की शहजादी से होती है। पहले दुर्वेश की शादी किससे होती है, दमिश्क की शहजादी से होती है। पहला दुर्वेश तिजारत के लिए दमिश्क खुश्की के रास्ते घोड़े पर सवार होकर जाता है। पहला दुर्वेश क्या है कि दमिश्क कैसे जाता है, खुश्की के रास्ते घोड़े पर सवार होकर जाता है। बहुत बार पेपर में पूछ चुका है कि पहला दुर्वेश दमिश्क किस रास्ते पहुंचता है, क्या वह पानी के रास्ते पहुंचता है, खुश्की के रास्ते पहुंचता है, कि हवाई रास्ते पहुंचता है, किस तरीके से पहुंचता है। तो वह क्या है, खुश्की के रास्ते पर पहुंचता। तो उसके साथ क्या है, सवारी कौन सी थी, घोड़ा था, ठीक। और ये तिजारत के लिए दमिश्क पहुंचता है। तो वहीं पे क्या है कि दमिश्क की शहजादी से मुलाकात होती है और उससे शादी भी होती है। पहले दुर्वेश की शादी दमिश्क की शहजादी से भी होती है, ठीक। फिर उसके बाद दोस्तों क्या है कि पहला ईसा नाम का एक जर्राह, जिससे पहले दुर्वेश ने शहजादी का इलाज कराया था, एक हज्जाम था। ईसा नाम का किरदार भी किस में है, पहले दुर्वेश में है। ईसा नामी किरदार वो है जिसने क्या है, पहला दुर्वेश शहजादी का इलाज करवाया था, ठीक। यूसुफ नामी किरदार का भी जिक्र पहले दुर्वेश के किस्से में ही आता है। पहले दुर्वेश के किस्से में ही क्या है, यूसुफ नामी किरदार आता है। यूसुफ नामी किरदार का जिक्र किस में है, पहले ही किस्से में है। सैयदी बहार दमिश्क की शहजादी का खजांची है। पहले दुर्वेश की शादी किससे होती है, दमिश्क की शहजादी से होती है। और दमिश्क की शहजादी का खजांची कौन है, ये सैयदी बहार है, और ईसा नाम का किरदार क्या है कि वो जर्राह है, जो एक हज्जाम था, जिसने क्या है, शहजादी का इलाज किया था। फिर उसके बाद दोस्तों क्या है कि दूसरे दुर्वेश की बात किया जाए तो दूसरा दुर्वेश क्या है कि मुल्क फारस का शहजादा है। पहला दुर्वेश कहाँ का है, यमन का है। दूसरा दुर्वेश कहाँ है, वह फारस का है। पहले दुर्वेश की शादी किससे होती है, दमिश्क की शहजादी से होती है। दमिश्क में क्या है, वह तिजारत के लिए कैसे पहुंचता है, खुश्की के रास्ते पहुंचता है, ठीक। और ईसा नाम का जर्रा क्या उस शहजादी का इलाज करता है, जो एक हज्जाम था। और सैयदी बहार जो है वह क्या है कि दमिश्क की शहजादी का जो है खजांची है। और दूसरा दुर्वेश क्या है, ये फारस का शहजादा है। कहाँ का है, फारस का शहजादा है। दूसरे दुर्वेश ने बसरा का सफ़र किया था। पहले दुर्वेश ने कहाँ का सफ़र किया था, दमिश्क का सफ़र किया था। दूसरे दुर्वेश ने क्या है, बसरा का सफ़र किया था। दोस्तों ध्यान से गौर से सुनिएगा। जब पहले दुर्वेश ने जब दमिश्क का सफ़र किया तो वहाँ की शहजादी से उसकी शादी होती है। दूसरा दुर्वेश जो कि यमन का शहजादा था, इसने क्या है, बसरा का सफ़र किया था और इसकी शादी क्या है, दूसरे दुर्वेश की शादी बसरा की शहजादी से होती है। किससे होती है, बसरा की शहजादी से होती है, ठीक। फिर उसके बाद दोस्तों क्या बताया जा रहा है
कि दूसरे दुर्वेश को शहर नीमरोज का किस्सा बहरवर ने सुनाया था। किसने सुनाया था? दूसरे दुर्वेश को शहर नीमरोज का किस्सा क्या किसने सुनाया था? बहरवर ने सुनाया था। बदख्शां का सौदागर आज़ाद बख्त के दरबार में पहुंचा था। अब यहीं से क्या है, किस्से आज़ाद बख्त शुरू होता है। जब पहला दुर्वेश अपना किस्सा सुना लेता है कब्रिस्तान में, फिर उसके बाद क्या है कि ये आज़ाद बख्त जो कि क्या है रूम का बादशाह था, वह अपने महल में वापस आता है और उन चारों दुर्वेश को बुलाता है और उनके किस्से सुनता है। लेकिन वह किस्सा सुनाने के लिए कतराते हैं और तकल्लुफ़ करते हैं, तो आज़ाद बख्त अपना ही किस्सा सुनाना शुरू कर देता है। ठीक, तो वह इस तरीके से सुनाता है कि क्या है कि एक बार क्या है, बदख्शां का सौदागर क्या है कि मेरे महल में तशरीफ़ लाता है और बदख्शां के सौदागर ने मुझको एक ऐसा लाल हीरा दिया था जो इतना नायाब और कीमती था कि मैंने उससे पहले उस तरीके का, उस कीमती का कि हीरा या लाल नहीं देखा था। तो फिर उसके बाद क्या है कि बदख्शां के सौदागर ने जब उसको तोहफ़तन वह हीरा दिया था, अब आज़ाद बख्त का ये मामूर हो जाता है कि हर रोज़ सुबह शाम क्या है कि उस हीरे का दीदार करता और अपने दिल को तसल्ली बख्शता और क्या है कि मुतमईन करता। जब बादशाह आज़ाद बख्त के वज़ीर ने बादशाह को ये करते हुए देखा तो उसको बहुत ओड सा लगा, उसको हकीराना अमल लगा। तो उसने आज़ाद बख्त से ये कहा कि आप क्या है कि मुल्क के बादशाह हैं, आपके ऊपर ये अमल शोभा नहीं देता है कि आप एक हीरे को हर सुबह शाम क्या है कि मंगाते हैं और उसका दीदार करते हैं, फिर उसके बाद क्या है कि उसको वापस रखवा देते हैं वहीं पे। इस महल में अलग अलग जगहों के लोग आते हैं, बादशाह आते हैं, सौदागर आते हैं, तिजारत की गरज से आते हैं। जब वो लोग आपको इस तरीके से करते हुए देखेंगे तो आपका मस्खरा करेंगे, अपने देश जाएंगे, अपने शहर जाएंगे तो आपके बारे में तरह तरह की बातें किया करेंगे। तो वह हीरा जिसको रोज़ाना वह हीरा क्या है कि जिसको आज़ाद बख्त रोज़ाना देखता था, वो किसने दिया था? उसको बदख्शां का सौदागर दिया था। किसने दिया था? बदख्शां का सौदागर दिया था। और फिर उसके बाद जब वज़ीर ने ये बातें कही तो वह आज़ाद बख्त बहुत गुस्सा हुआ और उसने क्या है कि वज़ीर को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर ने क्या किया? वज़ीर को कत्ल करने का हुक्म दे दिया और वज़ीर को फरहंग के एलची ने कत्ल होने से बचाया था। जब आज़ाद बख्त ने वज़ीर को कत्ल का हुक्म दे दिया था तो फरहंग के एलची ने उसको कत्ल होने से इस तरीके से बचाया कि अभी उसका झूठापन, बादशाह वज़ीर का झूठापन क्या है कि साबित नहीं हुआ कि जो इस बात को कह रहा है कि जैसा आपके पास हीरा है उसी तरीके का हीरा 12 हीरे क्या है कि एक सौदागर अपने कुत्तों के पट्टों में लटकाए हुए जब ये सुना तो क्या है कि आज़ाद बख्त ने उसको कत्ल का हुक्म दे दिया था। तो फरंग के एलची ने ये कहा कि अभी उसकी बात प्रूफ या दरोग साबित नहीं हुई है, झूठी साबित नहीं हुई है और आप उसके खून से अपने हाथ को ना रंगे जब तक कि उसको टाइम दे दीजिए। तो इस तरीके से क्या है कि आज़ाद बख्त ने वज़ीर को क्या है कि कैद कर लिया और कहाँ पे कैद करवाया? पंडित खाने में कैद करवाया। आज़ाद बख्त ने वज़ीर को कहाँ पे कैद करवाया? पंडित खाने में कैद करवा दिया। ठीक, किसके कहने पर? फरहंग के एलची के कहने पर, और जब तक कि उसका क्या है कि दरोग साबित ना हो जाता। और फिर उसके बाद क्या है कि ख्वाजा सरपरस्त मुल्क फ़ारस का सौदागर था। अब कहाँ का सौदागर था? मुल्क फ़ारस का सौदागर था। ख्वाजा सरपरस्त वही ख्वाजा था कि जिसके कुत्तों के पट्टों में वह 12 लाल लगे हुए थे। कुत्तों के पट्टों में 12 लाल लगे हुए थे, वही सौदागर था जिसका क्या वज़ीर ने कहा था। जब उसको वज़ीर को पंडित खाने में कैद कर दिया गया, फिर अब वज़ीर की बेटी जब ये बात पहुंची वज़ीर के घर पे तो उसके तो बीवी बहुत ही सरो सीना पीटती है और अपनी बेटी को बहुत कोसती है कि काश मेरे पास क्या बेटा होता तो अपने बाप को और मेरे सुहाग को क्या है कि बचाकर वापस आता। और क्या है कि वज़ीरज़ादी जो कि वज़ीरज़ादी को ये पूरा का पूरा माजरा सुनाती है। कौन? ये वज़ीर की बीवी। और जब उसने सुना तो वह बहुत क्या है कि मायूस हुई कि काश की बेटा होता
तो उसने क्या है कि एक लड़के का भेष बनाकर उस सौदागर की तलाश में निकलती है कि जिसके बारे में उसके पिता ने, उसके बाप ने आज़ाद बख्त के दरबार में कहा था, तो जिसकी वजह से उसको पंडित खाने में कैद करा लिया था। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट बात है कि वो वज़ीर ज़ादी जो कि क्या है कि एक लड़के का भेष बनाकर उस सौदागर के तलाश में निकलती है, उसकी उम्र उस वक्त 14 साल की थी। कितने साल की थी? 14 साल की थी। 14 साल की थी दोस्तों। क्या है कि वज़ीरज़ादी की उम्र कितनी साल की थी? 14 साल की थी। फिर वह क्या है कि भेष बदलकर, लड़के का भेष बदलकर वह अब उस सौदागर की तलाश में निकलती है। मुल्क फ़ारस पहुंचती है और एक चौराहे पर खड़ी हो जाती है और वहाँ पे सबको मुशाहिदतन क्या गौर तलब नज़र से क्या है देखती है कि वो सौदागर कौन सा है। इत्तेफाक से क्या है उस ख्वाजा से मुलाकात होती है और ये वज़ीरज़ादी जो कि लड़के का भेष बनाए हुए थी, उस चौराहे पर जितने भी लोग उसको देखते क्या है कि उसकी खूबसूरती के क्या है नगमे गाते कि कितना खूबरू ये शख्स है। ख्वाजा भी क्या है कि उसके इश्क में मुब्तला हो जाता है, लेकिन ख्वाजा क्या है ज़ईफ़ है। ये क्या है 14 बरस का ही है, लेकिन ये क्या है लड़के का भेष बनाए हुए है। ख्वाजा क्या है 14। तो उसके क्या है कि पेशानी को ख्वाजा बोसा लेता है, फिर उसके बाद उसको अपने क्या है कि सराय में रखता है और सारों सामने का तकरीबन 3 महीने तक क्या है कि ये वज़ीरज़ादी क्या ख्वाजा के साथ रहती है। लास्ट में तदबीर सोचती है कि किस तरीके से ख्वाजा को अपने मुल्क लेकर जाएं और वहाँ पे वो बात साबित हो जिसकी वजह से मेरा बाप जो है वह कैद खाने से आज़ाद हो। तो लास्ट में 2-3 महीने के बाद क्या है कि वो वज़ीरज़ादी कहती है कि अब मुझको क्या है कि मेरे माँ बाप भी क्या है वहाँ पर रो रहे होंगे, अब मुझको मेरे बारे में सोच कर वह फ़िक्र कर रहे होंगे कि क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें होती है और आपकी जुदाई भी मुझसे सही नहीं जा रही है। तो ख्वाजा क्या है कि इस बात पे राज़ी होता है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। दोस्तों सग परस्त तो इसको इस वजह से कहा जाता है कि इसके साथ जो दो कुत्ते थे क्या है कि इसके साथ जो कुत्ता था उसका झूठा पिंजड़े में कैदी 2 लोगों को क्या है खिलाया करता था। जब वज़ीरज़ादी ने उसको इस तरीके का करता हुआ देखा तो कहा कि जिस तरह पूरा गांव शहर मुझको क्या है ख्वाजा सकपरस्त कहता है, इस वजह से कि मैं कुत्ते को पूजता हूं, लेकिन यह ऐसी रूदाद है कि जो मैं अपने अलावा किसी को नहीं बताऊँगा, तो वह वज़ीरज़ादी वो उसमें ज़्यादा दिलचस्पी भी नहीं लेती कि मुझको इससे ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, बस मुझको इसको अपने मुल्क लेकर जाना है और अपने बाप को छुड़वाना है। ख्वाजा सकपरस्त तो जो था वह कहाँ का सौदागर था? फारस का सौदागर था, ठीक, जिसके कुत्ते में वह 12 लाल लगे हुए थे। ख्वाजा सकपरस्त ने अपने भाइयों को बुखारा जाने वाले काफ़िले के साथ रवाना किया था। क्या है अपने भाइयों को, जो कि क्या है दो भाई जो कि कैद थे, उसके नाखून बड़े बड़े थे, उलझे बाग थे, पूरा का पूरा मंजरकशी की गई है बागो बहार में। क्या है जब कभी भी टाइम मिलेगा आप लोगों को तो क्या है कि उसका मुताला कर लीजिएगा कुछ इस तरीके से। बस इतना देखिए कि ख्वाजा सकपरस्त अपने भाइयों को बुखारा जाने वाले काफ़िले के साथ रवाना किया था। ख्वाजा सकपरस्त क्या है का मझला भाई उसकी लौंडी पर आशिक था। उसने 2 आदमियों को कैद किया था। वो 2 आदमी क्या था? उसके मझला भाई था और उसका एक बड़ा भाई था। उसका मझला भाई था और उसके बड़ा भाई था। तो मझला वाला जो भाई था वो क्या था? उसकी लौंडी पर आशिक था। ख्वाजा सकपरस्त दरबार से बचने के बाद शहर स्वाद में दाखिल हुआ था। ख्वाजा सकपरस्त दरबार से बचने के बाद कहाँ पे दाखिल हुआ था? शहर स्वाद में दाखिल हुआ था। फिर उसके बाद दोस्तों क्या बताया जा रहा है कि ख्वाजा सकपरस्त को जिंदान सुलेमान में कैद किया था। ख्वाजा सकपरस्त कहाँ पे जिंदान सुलेमान में कैद किया था। किसने? उनके 2 भाइयों ने। ख्वाजा सकपरस्त पर विलायत सरांदीप की सरहद पर उनके दोनों भाइयों ने वार किया था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरी की पूरी रूदात किसको सुनाता है? ख्वाजा उसको आज़ाद बख्त को सुनाता है। और दोस्तों एक पॉइंट ये भी छूट गया कि जब वो क्या है कि वज़ीरज़ादी क्या है कि ख्वाजा सकपरस्त की तलाश में निकलती है, उस सौदागर की तलाश में निकलती है जो कि जिसके कुत्तों के पट्टों में क्या है वह लाल जड़े हुए थे, तो उसका नाम क्या था? ख्वाजा सकपरस्त। और वज़ीरज़ादी अपना लड़के का भेष बनाकर अपना नाम सौदागर बच्चा रखती है। क्या रखती है? सौदागर
सौदागर बच्चा नाम रखकर क्या है कि उसकी तलाश में निकलती है, और उस सौदागर से मुलाकात जो होती है वो नैशापुर में होती है। कहाँ पे होती है? नैशापुर में होती है। और फिर उसके साथ दो आदमी जो कैद थे वह क्या है कि वो उसके दोनों भाई थे। ख्वाजा सरपरस्त ने आज़रबाईजान के बाशिंदे से लाल लिए थे। अब देखिए क्या है कि ये भी लाल इसको कहाँ पे मिला था, जिसके बारे में वज़ीर ने ये कहा था कि क्या एक सौदागर के पास इससे कीमती 12 हीरे मौजूद हैं, 12 हीरे मौजूद हैं। तो ख्वाजा सरपरस्त को वो हीरे, वो लाल किसने दिए थे? आज़रबाईजान के बाशिंदे से लिया था। किससे लिया था? आज़रबाईजान के बाशिंदे से वो लाल लिए थे, जिसमें क्या किस्से आज़ाद बख्त का जो किस्सा मरकज़ी ख्याल है वो लाल, वो हीरा। ठीक। फिर उसके बाद क्या है, ख्वाजा सरपरस्त की दास्तान सुनकर और उसके कुत्ते को देखकर जिसके पट्टे में 12 अदद लाल टके हुए हैं, आज़ाद बख्त ने वज़ीर को रिहा कर दिया था। जब बात साबित हो गई कि वज़ीर ये सच कह रहा है कि हाँ ऐसा कुत्ता है कि जिसके पट्टे में क्या 12 अदद लाल टपक रहे हैं, हीरे लगे हुए हैं, तो जब उसकी बात साबित हो गई तो आज़ाद बख्त ने क्या है वज़ीर को रिहा कर दिया। ठीक। याद रहे कि सरगुज़श्त आज़ाद बख्त के उन्वान से जो किस्सा है, इस किस्से में सौदागर ने अपने कुत्ते के गले में 12 कीमती लाल पहना रखे हैं। कितने कीमती लाल? 12 कीमती लाल पहना रखे हैं अपने कुत्ते के गले में। किसके गले में? अपने कुत्ते के गले में। फिर उसके बाद दोस्तों क्या है कि वज़ीरज़ादी की शादी ख्वाजा सरपरस्त से होती है। किससे होती है? ख्वाजा सरपरस्त से होती है। किसकी? वज़ीरज़ादी की। क्या है कि ये थोड़ा सा उम्र दराज थे, लेकिन क्या है कि अभी शादी करने के लायक भी थे। तो उसमें इस तरीके से लिखा हुआ है कि वो क्या है कि उम्र दराज, यानी ये क्या है इसके बड़े भाई और मझला भाई, और ये सबसे छोटा था, लेकिन क्या है शहज़ादी के मुकाबले में इसकी उम्र छोटी थी। किसकी? शहज़ादी के मुकाबले में उसकी उम्र बहुत ज़्यादा थी। किसकी? ख्वाजा सरपरस्त की। तो वज़ीरज़ादी की जो शादी होती है वह ख्वाजा सरपरस्त से होती है, जिसकी मुलाकात कहाँ पे होती है? नैशापुर में होती है। और अपने इश्क में उसको फंसा कर क्या वापस लेकर आती है, ताकि उसके बाप की बात साबित हो जाए और वो रिहा हो जाए। तीसरा दुर्वेश अजम के बादशाह का बेटा है। अब देखिए दोस्तों, पहला दुर्वेश कहाँ का सौदागर है? वह यमन का है। दूसरा क्या है? वह फारस का है। तीसरा क्या है? वह अजम का है। पहला क्या है? दमिश्क का सफ़र करता है और दमिश्क की शहज़ादी से शादी होती है। दूसरा दुर्वेश जो है वह बसरा का सफ़र करता है और बसरा की शहज़ादी से उसकी शादी होती है। और तीसरा दुर्वेश क्या है कि ये अजम के बादशाह का बेटा है। अजम के बादशाह का बेटा है। उसने मुल्क फरहंग की सैर की थी। किसकी सैर की थी? मुल्क फरहंग की सैर। तीनों दुर्वेश ने अलग अलग जगहों की सैर की है। दमिश्क का पहले दुर्वेश ने, बसरा का दूसरे दुर्वेश ने, तीसरे दुर्वेश ने फरहंग की सैर की है। तीसरे दुर्वेश ने कहाँ की सैर की है? फरहंग की सैर की है। तीसरे दुर्वेश की शादी फरहंग की मलका से होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्या है कि तीसरे दुर्वेश की शादी किससे होती है? फरहंग की मलिका से होती है। पहले दुर्वेश की शादी किससे होती है? दमिश्क की शहज़ादी से होती है। दूसरे दुर्वेश की शादी जो होती है वो बसरा की शहज़ादी से होती है। तीसरे दुर्वेश की शादी जो होती है वह क्या है? फरहंग की मलिका से होती है। बहज़ाद खान ने एक रास घोड़ा क्या है तुर्की पर, एक रास घोड़ा तुर्की पर तीसरे दुर्वेश को सवार करने के रवाना किया था। बहज़ाद खान ने एक रास घोड़ा तुर्की पर तीसरे दुर्वेश को सवार करके रवाना किया था। मलिका का नाम महरनिगार और शहज़ादा का नाम गार है। क्या है? मलिका का नाम क्या है कि महलनिगार और शहज़ादा का नाम क्या है? गार है। ठीक। चौथा दुर्वेश चीन के बादशाह का बेटा है। चौथा दुर्वेश कहाँ का है? चीन के बादशाह का बेटा है। पहला दुर्वेश दमिश्क का, दूसरा दुर्वेश क्या है कि उसका कहाँ का है? फारस का। दूसरा दुर्वेश का है अजम का और तीसरा दुर्वेश का है चीन का है। ठीक। चौथा दुर्वेश कहाँ का है? चीन का है। चौथे दुर्वेश की शादी पीर मर्द की बेटी से होती है। किससे होती है? पीर मर्द से बेटी से होती है, जो मलिक सादी के कब्जे में थी। जो मलिक सादी के कब्जे में थी। ठीक। किसके कब्जे में थी? चौथे दुर्वेश की शादी किससे होती है? पीर मर्द की बेटी से होती है, जो कि क्या है? मलिक सादिक के कब्जे में थी। आज़ाद बख्त के यहाँ माहरोह के बतन से बख्तियार पैदा होता है। जब दोस्तों क्या है कि
चारों दुर्वेश अपनी अपनी रुदाद सुना लेते हैं तो क्या है कि अब आज़ाद बख्त की भी मुराद पूरी हो जाती है। वह क्या है कि गोशानशी करने के लिए ही वह क्या है कि अपनी हुकूमत छोड़कर उस कब्रिस्तान में पहुंचा था। उसकी मुराद क्या थी कि कोई औलाद नहीं है, कोई औलाद नहीं है। लेकिन जब चारों दुर्वेशों ने अपनी अपनी कहानी सुनाई और आज़ाद बख्त ने अपनी कहानी सुनाई तो इन कहानियों के बाद, इस रुदात के बाद क्या है, आज़ाद बख्त की भी मुराद पूरी हो जाती है। आज़ाद बख्त के यहाँ क्या है, माहरों के बतन से बख्तियार पैदा होता है। ठीक, माहरों के बतन से बख्तियार पैदा होता है। फिर उसके बाद दोस्तों क्या है कि मलिक शहपाल जो जिनों के बादशाह था, उसकी बेटी का नाम रोशन अख्तर था। मलिक शहपाल जो कि क्या है कि जिनों के बादशाह का बेटा था, जिनों के बादशाह का बेटा था। अब देखिए दोस्तों कि क्या है कि ये जो मलिक शहपाल है क्या है कि ये जिनों का बादशाह है। अगर क्या है कि फिरोज़ शाह की बात किया जाए, ये भी जिनों का क्या है, जिनों के बादशाह का भी बेटा है। लेकिन वह किसका किरदार है, वह सहरुल बयान का किरदार है। क्या, फिरोज़ शाह जो कि क्या है, जिनों के बादशाह का बेटा है, जो किस पे आशिक होता है, नजमुन निसा पे आशिक होता है। और इसमें भी क्या है कि शहपाल जो कि जिनों के बादशाह के बेटे का जिक्र है, जिसका नाम क्या है, मलिक शहपाल है। वहाँ पे फिरोज़ शाह था, यहाँ पे मलिक शहपाल था। ठीक, इसकी बेटी का नाम रोशन अख्तर है। इसकी बेटी का नाम क्या है, रोशन अख्तर है। बख्तियार की शादी रोशन अख्तर से होती है। किससे होती है, रोशन अख्तर से होती है। रोशन अख्तर क्या है, आज़ाद बख्त के यहाँ इसकी पैदाइश होती है। और किसके बतने से होती है, माहरों के बतने से होती है। नीमरोज़ के बादशाह की बेटी का निकाह जो बहज़ाद ख़ान से होता है। किससे होता है, बहज़ाद ख़ान से होता है। किसका, नीमरोज़ के बादशाह की बेटी का निकाह। फिर उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है कि क्या है कि ख्वाजा क्या है, ज़दई यमन यानी यमन के शहज़ादा और बहज़ाद ख़ान ने आज़ाद बख्त की रफ़ाक़त कबूल की थी। ये भी क्या इम्पोर्टेंट बन सकता है कि ख्वाजा ज़दई यमन यानी यमन के शहज़ादा और बहज़ाद ख़ान ने आज़ाद बख्त की रफ़ाक़त कबूल की थी। ठीक, बागो बहार के दूसरे किस्से में बसरा की शहज़ादी अपने मुलाजिम बहरवर के ज़रिए जिस जवान का किस्सा बताती है, वह हर महीना ज़मुर्रद का मर्तबान लेकर बैल पर सवार होकर आता है। बागो बहार का जो दूसरा किस्सा है वह क्या है कि बसरे की शहज़ादी के मुलाजिम, बसरा की शहज़ादी अपने मुलाजिम बहरवर के ज़रिए जिस जवान का किस्सा बताती है, वह क्या है कि वह हर महीने ज़मुर्रद का मर्तबान लेकर क्या है कि बैल पर सवार होकर आता है। अब यहाँ पे क्या है कि बागो बहार में बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्तिहान के नज़रिए से बताया जा रहा है कि बागो बहार में बुनियादी तौर पर 5 अफराद का किस्सा है। अभी शुरुआती में मैंने आप लोगों को बताया था कि कितने किस्सा है, 5 अफराद का किस्सा है, 4 दुर्वेशों का, 1 आज़ाद बख्त का। और किस्सा आज़ाद बख्त जो कि हम लोगों के शामिल निसाब क्या है कि किस्सा भी है। ठीक, क्या है, पहला किस्सा पहले दुर्वेश का है, जो 4 दुर्वेशों के किस्सों में सबसे तवील है। 4 दुर्वेशों की बात की जा रही है दोस्तों। 4 दुर्वेशों में सबसे तवील किस्सा किसका है, पहले दुर्वेश का है। जबकि बागो बहार के बुनियादी 5 किस्सों में तवालत के एतबार से पहले दुर्वेश का किस्सा दूसरे नंबर पर है। पहले दुर्वेश का किस्सा 4 दुर्वेशों में सबसे तवील है। लेकिन 5 किस्सों की बात की अगर किया जाए, जिसमें आज़ाद बख्त का किस्सा भी शुमार कर लिया जाए, तो पहला दुर्वेश जो है अपनी तवालत के एतबार से, अपनी लंबाई के एतबार से, अपने क्या है कि तुलानी होने के एतबार से दूसरे नंबर पर आता है। ठीक, फिर उसके बाद दोस्तों क्या है कि दूसरा किस्सा दूसरे दुर्वेश का है। दूसरा किस्सा किसका है, दूसरे दुर्वेश का है, जो 4 दुर्वेशों के किस्से में तवालत के एतबार से दूसरे नंबर पे है। ठीक दोस्तों, क्या है कि अगर दूसरे किस्से की बात किया जाए, दूसरे दुर्वेश के किस्से की, तो 4 दुर्वेशों में अगर बात किया जाए तो ये दूसरे नंबर पर तवालत के एतबार से। लेकिन अगर 5 किस्सों की बात किया जाए तो ये क्या है कि तीसरे नंबर पर आता है। ठीक,
तीसरा किस्सा ख्वाजा सकपरस्त का है। देखिए दोस्तों, यही क्या है, हम लोगों का शामिल निसाब भी है, तो इस तरीके से भी सवाल बन सकता है कि ख्वाजा सकपरस्त का या किस्सा आज़ाद बख्त बागो बहार का कौन से नंबरवा का किस्सा है या कौन सा किस्सा है। तो ये क्या है, तीसरा किस्सा है। पहला किस्सा पहले दुर्वेश का, दूसरा किस्सा दूसरे दुर्वेश का, तीसरा किस्सा जो है वह ख्वाजा सकपरस्त का है, आज़ाद बख्त का किस्सा है, और चौथा किस्सा जो है तीसरे दुर्वेश का है, और पांचवा जो किस्सा है वह किसका है, चौथे दुर्वेश का है। ठीक, तीसरा किस्सा ख्वाजा सकपरस्त का है जो सरगुज़श्त आज़ाद बख्त के उन्वान से है, सरगुज़श्त आज़ाद बख्त के उन्वान से। ये बागो बहार के बुनियादी 5 किस्सों में सबसे तवील है। सबसे लंबा किस्सा की बात किया जाए तो वह क्या है, ख्वाजा सकपरस्त का आएगा। ठीक, जो कि सरगुज़श्त आज़ाद बख्त के उन्वान से है। और अगर बात किया जाए पहले दुर्वेश का तो वह सबसे लंबा है दुर्वेशों में। दूसरा क्या है कि ये तवालत के एतबार से दूसरे नंबर पे है दुर्वेशों की बात किया जाए। लेकिन पूरे के पूरे अगर बुनियादी तौर पर 5 किस्सों में बात किया जाए तो पहला दुर्वेश दूसरे नंबर पर आता है, दूसरा दुर्वेश तीसरे नंबर पर आता है, और तीसरा जो किस्सा ख्वाजा सकपरस्त का ये पहला है, क्या है, पहले नंबर पर तवालत के एतबार से। यानी सबसे तुलानी जो किस्सा है वह किसका है, किस्सा है ख्वाजा सकपरस्त का है जो सरगुज़श्त आज़ाद बख्त के उन्वान से है। आगे बताया जा रहा है कि क्या है कि चौथा किस्सा तीसरे दुर्वेश का है। चौथा किस्सा किसका है, तीसरे दुर्वेश का है, जो चारों दुर्वेश के किस्सों में सबसे छोटा है, बल्कि बागो बहार के 5 किस्सों में सबसे छोटा किस्सा है। सबसे तुलानी किस्सा तो बार बार पूछा जा चुका है, हो सकता है कि पूछ दे कि सबसे बागो बहार का सबसे छोटा किस्सा कौन सा है, तो वो क्या है कि तीसरे दुर्वेश का है। 4 दुर्वेशों में भी सबसे छोटा है, और फिर उसके बाद क्या है कि बागो बहार के 5 किस्सों में भी सबसे छोटा कौन सा किस्सा है, तीसरे दुर्वेश का है। पांचवा किस्सा जो है वह चौथे दुर्वेश का है, जो चारों दुर्वेशों के किस्सों में तवालत के एतबार से क्या है, तीसरे नंबर का है, तीसरे नंबर का। ठीक, चारों दुर्वेशों में क्या है, तवालत के एतबार से तीसरे नंबर का कौन सा है, चौथे दुर्वेश का। अब यहाँ पे दोस्तों बताया जा रहा है कि यानी मजमूई तौर पर सबसे तवील किस्सा जो है ख्वाजा सकपरस्त का है। किसका है, ख्वाजा सकपरस्त का है। अब यहाँ पे उसी को क्या है कि नोट किया जा रहा है, गौर तलब नुकात हैं कि जब ये पूछा जाए कि किस दुर्वेश का किस्सा सबसे तवील है तो जवाब पहले दुर्वेश का होगा। कौन सा जवाब होगा, पहले दुर्वेश का। जब दुर्वेश के बारे में पूछा जाए कि सबसे तवील किस्सा बागो बहार का कौन सा है तो वह किसका है, पहले दुर्वेश का है। लेकिन जब ये पूछा जाए कि बागो बहार का कौन सा किस्सा तवील है, बागो बहार का कौन सा किस्सा तवील है, तो वह तीसरा किस्सा यानी ख्वाजा सकपरस्त का किस्सा होगा। इसे मुंदरजा बाला तफसील से बआसानी समझ सकते हैं। देखिए 5 किस्से हैं, पहला किस्सा पहले दुर्वेश का, दूसरा किस्सा दूसरे दुर्वेश का, तीसरा किस्सा क्या है कि सरगुज़श्त आज़ाद बख्त का, चौथा किस्सा तीसरे दुर्वेश का, पांचवा किस्सा जो है वो चौथे दुर्वेश का। सबसे छोटा किस्सा तीसरे दुर्वेश का बागो बहार में भी, और 4 दुर्वेशों में भी, 4 दुर्वेशों में। अब सबसे लंबा किस्सा क्या है, आज़ाद बख्त का, ख्वाजा सकपरस्त का किस्सा है। ठीक, अब यहाँ पे दोस्तों क्या है कि आज़ाद बख्त बागो बहार का मरकज़ी किरदार है। आज़ाद बख्त क्या है, बागो बहार का मरकज़ी किरदार है। किस्से के अहम किरदार ख्वाजा सकपरस्त और उसके भाई हैं। उसके भाई भी क्या है, ख्वाजा सकपरस्त और उसके भाई भी क्या है, किस्से के अहम किरदारों में इनका भी शुमार होता है। फिर उसके बाद दोस्तों क्या है कि निस्वानी किरदारों में दमिश्क की शहज़ादी के आदात व अतवार शाहाना नौइयत के हैं। अब ये दमिश्क क्या है, जिससे पहले दुर्वेश की शादी होती है दमिश्क की शहज़ादी से, जिसने दमिश्क का सफ़र किया था पहला दुर्वेश, जो कि क्या कहाँ का था, यमन के सौदागर का अहमद खान का बेटा था। उसकी शहज़ादी क्या है, दमिश्क की शहज़ादी से होती है। इसी के बारे में बताया जा रहा है कि दमिश्क की शहज़ादी के आदात व अतवार क्या है, शाहाना नौइयत के हैं। बसरे की शहज़ादी क्या है, बसरे की शहज़ादी अगरचे अपनी फ़हम और ज़कावत की बिना पर कारी की तवज्जो का मरकज़ बन जाती है, लेकिन निस्वानी किरदारों में सबसे अहम किरदार वज़ीर ज़ादी का है। किसका है, वज़ीर ज़ादी का है। जब आप लोग क्या है किस्सा आज़ाद बख्त दोस्तों पढ़ेंगे तो इतना क्या है कि उसकी तरफ रागिब होंगे, मरगूब होंगे कि आपको छूटने का नाम ही नहीं लेगा जब तक कि वह ख़त्म ना कर लें। ठीक, अब दीगर जो किरदार हैं यहाँ पे क्या है, नौफल बादशाह, बहरवर, हबशी मुबारक, बादशाह मलिक सादिक,
फिर उसके बाद क्या हातिम ताई, बेदार बख्त, यूसुफ सौदागर, ये सब भी क्या है कि बागो बहार के अहम अहम किरदार हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी क्या है ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का मशवरा दें। इंशाल्लाह क्या है कि इससे 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को तो ज़रूर देखने को एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। जब तक कि आप लोग अपने अपने इम्तिहान की तैयारी करें और पूरे प्लेलिस्ट जो कि क्लास का है और प्रैक्टिस सेट का है और टेलीग्राम चैनल अब्बास स्टडी सेंटर, जिस पे क्या है वक्तन फ़वक्तन क्विज़ भी डाली जाती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्विज़ होती है, उसको क्या भी डाला जा रहा है, वो भी उसको भी अटेम्प्ट करें। और प्लेलिस्ट भी आप लोगों को दी जाएगी लिंक के माध्यम से। तो क्या है कि जो कि आप लोगों को बहुत ही मुफीद साबित होगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जब तक कि आप लोग अपने अपने इम्तिहान की तैयारी करते रहें। अल्लाह हाफिज़।